औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस डेवलपमेंट और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बनाने का तरीका हमने स्टार्ट किया था देखना इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने एक लेआउट मैनेजर की हमने दो क्लासेस इनफैक्ट हमने डिस्कस की थी। एक का नाम था फ्लो लेआउट और दूसरी जो लेआउट मैनेजर की क्लास थी जिसको हमने डिस्कस किया था उसका नाम था ग्रिड लेआउट। आई होप कि वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो उसके अंदर हमने स्टडी किए थे उस वीडियो के अंदर वो आपको सही तरीके से समझ आ गए होंगे। और आज जो है हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जाएंगे और उसके अंदर हम एक और लेआउट मैनेजर को आज डिस्कस करेंगे और फिर हम दूसरा ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप जो है मल्टीपल लेआउट मैनेजर्स को यूज करते हुए अपने कॉम्प्लेक्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस जो हैं वो डिजाइन कर सकते हैं। तो इससे पहले कि हम लोग वीडियो की तरफ जाएं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस चैनल को जो कि जिसका नाम है कोड विद फैसल, इसको लाजमी तौर पे आप लोग सब्सक्राइब कर लें। अगर आप इस वीडियो को जो है अपने डेस्कटॉप्स पे या पर्सनल कंप्यूटर्स के ऊपर लैपटॉप्स पे देख रहे हैं तो वीडियो के दौरान इस जगह पे आपको जो है सब्सक्राइब का एक बटन नजर आ जाएगा। आप जस्ट उसको क्लिक करें तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर पाएंगे। सब्सक्रिप्शन का ये फायदा है कि फ्यूचर के अंदर जो भी वीडियोस आएंगी उनका जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल जाएगा थ्रू ईमेल। और दूसरी रिक्वेस्ट ये थी कि काइंडली इस वीडियो को जो है आप फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड जो है कम्प्लीटली तौर पे यूट्यूब के ऊपर देखें। फिलहाल आप इसको डाउनलोड ना करें। फ्यूचर के अंदर आप जब भी इसको डाउनलोड करना चाहेंगे तो इसको आप डाउनलोड कर पाएंगे क्योंकि वीडियो जो है हमेशा के लिए इस प्लेलिस्ट के अंदर रहेगी। इस इन दो रिक्वेस्ट के साथ हम चलते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जो चलें स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले तो ये स्टडी करना है कि हमारे पास एक तीसरी लेआउट मैनेजर की क्लास है जिसका नाम है बॉर्डर लेआउट। हम उसके ऊपर एक एग्जांपल कर लेते हैं, लेकिन एग्जांपल पे जाने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि बॉर्डर लेआउट जो है जब आप सेट करते हो अपने जे फ्रेम का तो आपका जो जे फ्रेम है ना वो 5 रीजन्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जो 5 रीजन्स हैं उनमें से एक रीजन आपके राइट साइड पे, एक लेफ्ट साइड पे, एक अपर साइड पे, एक डाउन साइड पे ऑफ इन साइड द जे फ्रेम, और एक बिल्कुल सेंटर के अंदर एक रीजन होगा। जो बिल्कुल राइट मोस्ट रीजन होगा उसको हम कहेंगे ईस्ट। जो बिल्कुल लेफ्ट साइड पे जो रीजन होगा उसको हम कहेंगे वेस्ट। जो बिल्कुल टॉप मोस्ट रीजन होगा, टॉप पे एग्जिस्ट कर रहा होगा आपकी जे फ्रेम के, उसको हम कहेंगे नॉर्थ। और जो बिल्कुल बॉटम में जो रीजन होगा जिसके अंदर आपका एक कंपोनेंट पड़ा हुआ होगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कंपोनेंट, उसको हम कहेंगे साउथ का रीजन। और बिल्कुल जो मिड के अंदर जो रीजन होगा उसको हम कहेंगे सेंटर का रीजन। ठीक है, तो ये चूंकि नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, ठीक है, तो इस मुनासबत से इस लेआउट मैनेजर का नाम जो है वो बॉर्डर लेआउट रखा गया है। तो विदाउट एनी डिले हम चलते हैं फाइल मेन्यू में, न्यू प्रोजेक्ट के अंदर एक जावा एप्लीकेशन बनाएंगे और मैं जो हूं इस प्रोजेक्ट का नाम रख देता हूं बॉर्डर लेआउट एग्जांपल। यहां पे मैं अपनी जो टेस्ट क्लास है जो कि मेरी मेन क्लास होगी उसका नाम टेस्ट क्लास है वो भी मैं बनाना चाहूंगा। और मैं इस प्रोजेक्ट को फिनिश कर देता हूं। जैसे ही फिनिश करूंगा प्रोजेक्ट मेरा जो है ये ओपन हो जाएगा। इसमें जो भी कमेंट्स हैं उन कमेंट्स को मैं पहले तो रिमूव कर लेता हूं। टेस्ट जो आपकी पब्लिक क्लास है, मेन क्लास, इसके अंदर जो कमेंट्स हैं और जो मेन फंक्शन है आपका मेन मेथड, इसके अंदर जो कमेंट्स हैं इनको भी रिमूव कर लेता हूं। और चलते हैं, सबसे पहले तो हम इंपोर्ट कर लेते हैं अपनी जो क्लासेस हैं उनको। ठीक है, जावा डॉट ए डब्ल्यू टी डॉट बॉर्डर लेआउट की क्लास है। इंपोर्ट करते हैं जावा एक्स डॉट स्विंग का पैकेज है और उसके अंदर एक तो जे फ्रेम की क्लास, और इंपोर्ट कर लेते हैं जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट जे बटन की क्लास। मैंने जे फ्रेम बनाना है और उस जे फ्रेम के ऊपर मैंने 5 बटन्स ऐड करने हैं। और ये आप कह सकते हैं कि ये जो बॉर्डर लेआउट है इसकी आप कह सकते हैं कि इसकी लिमिटेशन है कि अगर आपका कोई भी
जे फ्रेम जिसका लेआउट आपने सेट किया हुआ है बॉर्डर लेआउट, तो उसमें आप ना मैक्सिमम 5 आइटम्स डाल सकते हैं, 5 से ज़्यादा आइटम्स आप उसके ऊपर डाल नहीं सकते। यहाँ पे हम अपनी क्लास बना लेते हैं। ठीक है, क्लास का नाम मैं रख देता हूँ GUI। इस क्लास के अंदर जो है इसका कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर लेते हैं, पब्लिक GUI। और इसके बाद इसमें एक हम मेथड बनाएंगे पब्लिक वॉइड। मैं इसका नाम इनिशियलाइज रख रहा हूं, आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। और इस इनिशियलाइज के मेथड को मैं कॉल करूंगा अपने इस क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर। ठीक है, और यहां पे हम जो है जेफ्रेम क्लास का एक वेरिएबल ले रहे हैं, और जे बटन जो क्लास है उसके 5 वेरिएबल्स ले रहे हैं, B1 B2 B3 B4 एंड B5। ओके जी, इनिशियलाइज के मेथड में चलते हैं और यहाँ पे अपने ये जो वेरिएबल्स है ना इनको पहले तो इनिशियलाइज कर लेते हैं। ठीक है, फ्रेम इज इक्वल टू न्यू जे फ्रेम। इसका मैं टाइटल देना चाहूंगा और इसके टाइटल में मैं लिखूंगा बॉर्डर लेआउट एग्जाम्पल। उसके बाद मेरे जो 5 बटन्स हैं उनको इनिशियलाइज करूंगा। जो मेरा बटन है B1, लेट सपोज मैं इसको कैप्शन दे देता हूं ईस्ट। B2 इसको मैं कैप्शन दे देता हूं, कैप्शन मींस के इसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा, ठीक है, उसको हम कैप्शन कहते हैं। इसको मैं वेस्ट कैप्शन दे देता हूं। और B3 इज इक्वल टू न्यू जे बटन, इसको मैं कैप्शन दे देता हूं नॉर्थ। इसी तरीके से B4 इज इक्वल टू न्यू जे बटन, इसको मैं कैप्शन दे देता हूं साउथ। और 5वां बटन जो है B5 इज इक्वल टू न्यू जे बटन, इसको मैं कैप्शन दे देता हूं सेंटर का। तो आपके पांचों के पांचों बटन्स जो हैं वो भी इनिशियलाइज हो गए हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, अपने जे फ्रेम का जो लेआउट है वो सेट करेंगे। मैंने आपको कल की वीडियो में, जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था, जब हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस स्टडी कर रहे थे, कि जो जे फ्रेम होता है उसका डिफॉल्ट लेआउट होता है बॉर्डर लेआउट। तो मैं अगर यहाँ पे लेआउट सेट करने वाली जो स्टेटमेंट है ना, लेट सपोज मैं लिखता हूँ यहाँ पे फ्रेम डॉट सेट लेआउट, और यहाँ पे मैं लिखूँ न्यू बॉर्डर लेआउट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट मैं लिखूँ या ना लिखूँ, इससे कोई किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी जो फ्रेम है उसका लेआउट जो है वो ऑलरेडी बॉर्डर लेआउट है स्टार्ट में ही। लेकिन मैं यहाँ पे इसको जानबूझ के बॉर्डर लेआउट क्लास का जो रेफरेंस है, ठीक है, इसका नया ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे बना के इसके ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ, उसके रेफरेंस को जानबूझ के, क्योंकि एक रीजन है जिस वजह से आपको ये फ्रेम का लेआउट सेट करना और न्यू बॉर्डर लेआउट जो है इसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करना आपको पड़ेगा एक पर्टिकुलर सिनारियो के अंदर। ठीक है, वो सिनारियो अभी थोड़ी देर के अंदर हम डिस्कस भी कर लेते हैं। तो हमने बॉर्डर लेआउट सेट कर दिया। वैसे ये जो स्टेटमेंट है लाइन नंबर 21, ये आप लिखें ना लिखें इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, फ्रेम का लेआउट सेट हो गया, अब हमने फ्रेम के ऊपर आइटम्स ऐड करने हैं। तो मैं लिख दूंगा फ्रेम डॉट ऐड, मैं कहता हूं B1 को ऐड करो। और अब अनलाइक द फ्लो लेआउट एंड अनलाइक द ग्रिड लेआउट, अब आपको यहां पे बताना पड़ेगा कि B1 जो है, जो बटन है ना आपका B1, इसको कौन से रीजन में ऐड करना है। तो मैं इस तरह कर लेता हूं कि इसका जो कैप्शन है उसमें लिखा है ईस्ट, तो मैं चाहूंगा कि ये ईस्ट में ऐड हो जाए। तो रीजन बताने के लिए ये ऐड के मेथड में B1 अपने कंपोनेंट का नाम लिखें, फिर कॉमा लगाएं, और यहां पे आप अपनी क्लास जो कि बॉर्डर लेआउट की क्लास है उसका नाम लिखें, और डॉट ऑपरेटर लगा के ईस्ट, ठीक है, विद कैपिटल लेटर्स वो आप लिख दें। तो ये जो आपका B1 जो बटन होगा ये ईस्ट रीजन में ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से फ्रेम डॉट ऐड B2, और इसको मैं ऐड करना चाहूंगा B2 को। देख लेते हैं कि उस पर कैप्शन क्या है जी, उस पर कैप्शन है वेस्ट। तो मैं चाहूंगा कि ये वेस्ट रीजन के अंदर, बॉर्डर लेआउट के अंदर वेस्ट रीजन में ऐड हो जाए। फिर फ्रेम डॉट ऐड, अब B3 की बारी है, तो B3 का कैप्शन देख लेते हैं। B3 का कैप्शन है नॉर्थ, तो इसको मैं नॉर्थ साइड पे ऐड कर लूंगा। तो उसके लिए मैं अपनी क्लास का नाम लिखूंगा बॉर्डर लेआउट डॉट नॉर्थ, और कोशिश करें, ठीक है, बल्कि कंपलसरी है ये, कि ये जो आपने ये जो लिखे ना ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, ठीक है, ये कैपिटल लेटर्स के अंदर होने चाहिए।
ये एक्चुअली में है क्या? ये ईस्ट जो है ना, ये एक डेटा मेंबर है आपकी इस क्लास का जिसका नाम है बॉर्डर लेआउट। और ये डेटा मेंबर जो है ये बेसिकली पब्लिक है। ये डेटा मेंबर स्टैटिक है और ये डेटा मेंबर फाइनल है। फाइनल डेटा मेंबर्स वो डेटा मेंबर्स होते हैं जिनकी वैल्यूज एक दफा उसमें असाइन हो जाएं तो उनकी वैल्यूज जो है वो चेंज नहीं हो सकती, सेम जस्ट लाइक कांस्टेंट्स इन सी प्लस प्लस। ये पब्लिक है, इसीलिए क्लास इसको जो है वो कॉल कर सकती है। और ये स्टैटिक है। स्टैटिक डेटा मेंबर्स वो डेटा मेंबर्स होते हैं जिनको क्लास जो है ना अपने नाम के साथ डायरेक्टली कॉल कर सकती है विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास। तो ये इसी तरीके से ये ईस्ट भी, वेस्ट भी, नॉर्थ भी, ये आपके डेटा मेंबर्स हैं बॉर्डर लेआउट क्लास के अंदर। फिर हम ऐड करते हैं फ्रेम में B4 जो बटन है उसको ऐड करते हैं। और B4 का जो कैप्शन है दैट इज साउथ। तो मैं चाहूंगा कि ये जो है मेरा ये जो बटन है, ठीक है, ये बॉर्डर लेआउट के साउथ रीजन के अंदर ऐड हो जाए। फिर इसके बाद मेरे पास एक ही बटन बचता है, ठीक है, फ्रेम डॉट ऐड B5 है उस बटन का नाम। और उसको मैं बॉर्डर लेआउट डॉट सेंटर रीजन के अंदर ऐड कर दूंगा। आपके सारे कंपोनेंट्स ऐड हो गए हैं। अब आपकी जो है लास्ट में फ्रेम की तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं कि फ्रेम की जो विजिबिलिटी है उसको ट्रू कर लें क्योंकि वो विजिबल नहीं होगा। फ्रेम का साइज सेट कर लें, मुनासिब सा कोई साइज, ठीक है। लेट सपोज मैं कहता हूं कि यार इसकी विड्थ होनी चाहिए 500 पिक्सल्स और इसकी जो हाइट है वो लेट सपोज हम रख देते हैं 400 पिक्सल्स। और फिर फ्रेम जो आपकी जे फ्रेम है उसका डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन, ठीक है, और इसके अंदर मैं लिखूंगा जे फ्रेम डॉट एग्जिट ऑन क्लोज। और ये आपकी जो तीन प्रॉपर्टीज हैं ये फ्रेम की, ये काफी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। ये अगर आप ये तीनों स्टेटमेंट्स नहीं लिखते हो तो एक तो ये कि आपको फ्रेम जो है वो प्रोग्राम तो आपका चल जाएगा लेकिन आपकी फ्रेम आपको विजिबल नहीं होगी। ये स्टेटमेंट ना लिखने से ये होगा कि आपकी फ्रेम का जो साइज होगा ना वो बिल्कुल एक मिनिमाइज सा साइज होगा। आपको फ्रेम नजर तो आ रही होगी लेकिन उसका खाली जो उसका जो टाइटल बार है वो नजर आ रहा होगा, आपको पूरी फ्रेम नजर नहीं आ रही होगी, उसके अंदर जो कंपोनेंट्स ऐड हुए हैं वो भी आपको नजर नहीं आ रहे होंगे। और ये जो सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन है इसके अंदर जे फ्रेम डॉट एग्जिट अंडरस्कोर ऑन अंडरस्कोर क्लोज पास करने से ये होगा कि जब भी आप अपनी फ्रेम का जो क्लोज का बटन है इसको जब क्लिक करेंगे तो आपकी ना सिर्फ एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी बल्कि आपकी फ्रेम भी बंद हो जाएगी। इसके बाद इनिशियलाइज का मेथड है, इसको हमने ऑलरेडी जो है वो कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉल किया हुआ है। हम चलते हैं टेस्ट क्लास में और टेस्ट क्लास के अंदर भी हम जो है चलते हैं मेन फंक्शन के अंदर, ठीक है। और मेन फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं कि GUI क्लास का एक नया ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, GUI G इज इक्वल टू न्यू GUI। तो जब ऑब्जेक्ट बनेगा GUI क्लास का, ठीक है, ये आपकी जो है ये ऊपर जो क्लास है वो GUI की क्लास है, ये नीचे जो है वो आपकी टेस्ट की क्लास है, टेस्ट क्लास यानी कि आपकी मेन क्लास। तो GUI क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, तो उसका कंस्ट्रक्टर चलेगा और उसके कंस्ट्रक्टर में हमने इनिशियलाइज का मेथड कॉल किया हुआ है और ये आपका इनिशियलाइज का मेथड है। ये मेथड चलेगा और इनिशियलाइज का मेथड क्या करेगा, फ्रेम को इनिशियलाइज करेगा। आपके 5 बटन्स हैं B1 B2 B3 B4 B5, उनको इनिशियलाइज करेगा। फ्रेम का लेआउट सेट करेगा, बॉर्डर लेआउट, ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि लाइन नंबर 21 इज ऑप्शनल क्योंकि आपका फ्रेम का लेआउट ऑलरेडी स्टार्ट में बाय जो डिफॉल्ट उसका लेआउट होता है वो बॉर्डर लेआउट होता है, लेकिन ये स्टेटमेंट मैंने जानबूझ के लिखी है, उसकी एक रीजन है, मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। फिर फ्रेम पे आपने बारी बारी ऐड किया, आपने कहा फ्रेम में ऐड करो B1 को और इसको कहाँ ऐड करना है, अपने फ्रेम के ईस्ट रीजन के अंदर। B2 को ऐड करें वेस्ट रीजन में, B3 को ऐड करें नॉर्थ रीजन में, B4 को ऐड करें साउथ रीजन में, B5 जो बटन है उसको ऐड करें सेंटर रीजन में। और ये जो क्लास का नाम है बॉर्डर लेआउट, इसमें बॉर्डर का B सिर्फ कैपिटल है और लेआउट का सिर्फ L कैपिटल है। इसके बाद फ्रेम की विजिबिलिटी को आपने ट्रू किया बाय कॉलिंग द मेथड सेट विजिबल एंड पासिंग दिस बुलियन वैल्यू ट्रू। फ्रेम का साइज सेट किया आपने कहा इसकी विड्थ होनी चाहिए 500 पिक्सल्स और इसकी हाइट होनी चाहिए 400 पिक्सल्स। और फ्रेम का जो डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन है वो आपने सेट किया, आपने कहा जे फ्रेम डॉट एग्जिट अंडरस्कोर क्लोज। तो ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स चलेंगी जब आपका कंस्ट्रक्टर चलेगा। मींस के कंस्ट्रक्टर कब चलेगा, जब आपके इस GUI क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो इसको मैं सेव कर लेता हूं और इस फाइल को मैं रन कर लेता हूं। तो ये फाइल जब रन होगी तो आपके सामने यहाँ पे आप देख लें ये जे फ्रेम आपके सामने ओपन हुआ है
इसका जो टाइटल हमने दिया था बॉर्डर लेआउट एग्जांपल, वो टाइटल आपको नजर आ रहा होगा। ये आपका वो बटन है जिसपे नॉर्थ लिखा हुआ है। ये आप बेसिकली आपका B1 बटन था जिसपे ईस्ट लिखा हुआ था, वेस्ट पे B2 बटन था, B3 वाला जो बटन है उस पर कैप्शन हमने दिया था नॉर्थ। ये आपका साउथ रीजन है जिसमें B4 ऐड हुआ हुआ है, और ये सेंटर वाला रीजन है जिसके अंदर आपका जो पांचवा बटन है B5 वो ऐड हुआ हुआ है। ठीक है, ओके। तो इस पर्टिकुलर लेआउट की लिमिटेशन ये है कि इट कैन ओनली ऐड 5 कंपोनेंट्स ऑन द जे फ्रेम। अगर आपने जे फ्रेम का लेआउट जो है वो अगर सेट किया हुआ है बॉर्डर लेआउट, तो ये आपकी जे फ्रेम पे सिर्फ 5 ही आइटम्स ऐड करेगा, 5 से ज्यादा आइटम्स ऐड नहीं कर सकता। लेकिन 5 से कम आइटम्स जो है वो ऐड कर सकता है। मिसाल के तौर पे मैं अगर कहता हूं कि यार ये जो ईस्ट वाला जो बटन है ना, ये मैं अगर ऐड नहीं करता, तो ये जो सेंटर वाला जो बटन है ना, ये इस पर्टिकुलर बटन ईस्ट वाले बटन का जो 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 स्पेस इसने ऑक्यूपाई की हुई है, उस स्पेस को ये क्या कर लेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा। यानी कि इस सेंटर वाला बटन जो है ये मजीद यहां पे आगे ईस्ट वाले बटन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको ये करके दिखा देता हूं। फॉर एग्जांपल मैं अगर इस स्टेटमेंट को कि जो B1 है ईस्ट वाला बटन है, ठीक है, इस पे इसको फ्रेम पे ऐड करने वाली स्टेटमेंट जो है इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूं। इसको मैं सेव कर लेता हूं और इस प्रोग्राम को मैं दोबारा रन करके आपको दिखा देता हूं। तो ये देखिए सेंटर वाला जो बटन है ना, ये मजीद ईस्ट वाले बटन की तरफ शिफ्ट हो गया, और ये ईस्ट वाला बटन अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो सही, लेकिन उसको मैंने फ्रेम के ऊपर क्या किया हुआ है, ऐड नहीं किया हुआ। ठीक है, इस बटन को अगर मैं जो ऐड करने वाली स्टेटमेंट है इसको अगर मैं अनकमेंट कर दूं, ठीक है, इसको सेव करके इस प्रोग्राम को अगर मैं दोबारा से रन कर दूं, तो ये देखें ईस्ट वाला बटन यहाँ पे दोबारा से वापस आ गया। फॉर एग्जांपल नॉर्थ वाला बटन लेट सपोज मैं ऐड अगर नहीं करता, तो ये वेस्ट वाला बटन, सेंटर वाला बटन, ईस्ट वाला बटन इस नॉर्थ वाले बटन की स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा। वेस्ट वाला मजीद आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, सेंटर वाला बटन भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा थोड़ा सा, और ईस्ट वाला बटन जो है वो भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये जो नॉर्थ वाला बटन है इसने जितनी स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है उसको कंज्यूम कर लेंगे आपका ईस्ट, सेंटर और वेस्ट का बटन। ठीक है, तो ये नॉर्थ वाला जो बटन है इसको मैं ऐड करने वाली जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट मैं क्या कर लेता हूं, रिमूव कर लेता हूं। अब जो है आपका ईस्ट का बटन है, वेस्ट का बटन है, साउथ का है, सेंटर का है, नॉर्थ का बटन नहीं होगा, क्योंकि उसको ऐड करने वाली स्टेटमेंट मैंने क्या कर दी है, कमेंट आउट कर दी है। अब मैं इसको अगर रन करता हूं तो नॉर्थ वाला बटन नहीं है, वेस्ट वाले बटन ने उसकी जगह ऑक्यूपाई कर ली, सेंटर वाले ने भी और ईस्ट वाले ने भी। ये मजीद थोड़े थोड़े एक्सटेंड हो गए हैं, ठीक है, फ्रेम के स्टार्ट तक, और नॉर्थ वाले बटन ने जो स्पेस ऑक्यूपाई की थी उसको ये ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो मैं स्टेटमेंट को फिर से क्या कर लेता हूं, अनकमेंट कर देता हूं। ओके जी, प्रोग्राम रन करके आपको एक चीज यहां पे बताना मकसद है कि ये देखें, ये जो नॉर्थ का बटन है ना, इसके बीच में और वेस्ट वाले बटन के बीच में कोई स्पेस नहीं है। नॉर्थ और सेंटर के बीच में कोई स्पेस नहीं है, नॉर्थ और ईस्ट वाले बटन के बीच में कोई स्पेस नहीं है, वेस्ट और साउथ वाले के बीच में कोई स्पेस नहीं है, सेंटर और साउथ के बीच में कोई स्पेस नहीं है, ईस्ट और सेंटर के बीच में कोई स्पेस नहीं है। सिमिलरली जो वेस्ट और सेंटर का बटन है इसके बीच में कोई स्पेस नजर नहीं आ रही, सेंटर और ईस्ट के बीच में भी कोई स्पेस नजर नहीं आ रही। तो ये स्पेस देने के लिए ये जो आपका स्पेस है, सेंटर और ईस्ट के बीच में जो स्पेस है, या वेस्ट और सेंटर के बीच में जो स्पेस है, दिस इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल स्पेस या हॉरिजॉन्टल गैप। और ये नॉर्थ और इन तीन बटन्स के बीच में जो ये वाली जो स्पेस है जो कि नजर नहीं आ रही आपको क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, इस स्पेस को कहते हैं वर्टिकल स्पेस या वर्टिकल गैप। वेस्ट, सेंटर और ईस्ट और साउथ बटन के बीच में जो यहाँ पे स्पेस है इसको क्या कहा जाता है, वर्टिकल गैप या वर्टिकल स्पेस। तो वो एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो वो भी आप दे सकते हैं बाय कॉलिंग एन अनदर ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर ऑफ द बॉर्डर लेआउट, और इसके अंदर हम पास कर देते हैं, लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि यार जो हॉरिजॉन्टल गैप है ना वो 30 पिक्सल्स का दे दो, और जो वर्टिकल गैप है ना वो 10 पिक्सल्स का दे दो। ठीक है, तो ये दो आपने आर्ग्यूमेंट्स इसको पास किए। इन हॉरिजॉन्टल गैप और वर्टिकल गैप देने के लिए आपको ये स्टेटमेंट पे लाजमी तौर पे लिखनी पड़ेगी, आपको ये स्टेटमेंट लाजमी तौर पे लिखनी पड़ेगी, वरना इस स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल ये देखो, मैं अगर स्टेटमेंट को क्या कर रहा हूं, मतलब मैं कह रहा हूं कि यार जे फ्रेम जो है, जे फ्रेम का लेआउट सेट करने वाली जो स्टेटमेंट है ना उसको मैंने क्या कर दिया है, कमेंट आउट कर दिया, मींस कि स्टेटमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रही। इसको मैं सेव करता हूं, इसको मैं रन करके आपको दिखा देता हूं। इसका जो लेआउट है वो फिर भी बॉर्डर लेआउट होगा। वो मैंने इसलिए वो इसका बॉर्डर लेआउट इसलिए आपको ये दिखा रहा है क्योंकि इसका जो डिफॉल्ट लेआउट है, मींस कि आप अगर मेंशन ही नहीं करते कि यार इस जे फ्रेम का क्या लेआउट होगा, तो इसका ऑटोमेटिक लेआउट, इसका जो डिफॉल्ट लेआउट होगा वो बॉर्डर लेआउट होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट मुझे लिखनी पड़ेगी अगर मुझे कंपोनेंट्स के बीच में
यानी कि फ्रेम का लेआउट सेट करने वाली स्टेटमेंट और उसके अंदर बॉर्डर लेआउट का कंस्ट्रक्टर या उसका जो ऑब्जेक्ट है बॉर्डर लेआउट का ऑब्जेक्ट पास करने के लिए की वाली जो स्टेटमेंट है आपके सामने, ये मुझे लिखनी पड़ेगी इन केस अगर मुझे अपने कंपोनेंट्स के बीच में हॉरिजॉन्टल गैप और वर्टिकल गैप अगर देना है तो मुझे ये स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, वरना मुझे ये स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने ये स्टेटमेंट हटा के तब भी आपको दिखा दिया था, आपके कंपोनेंट नजर आ रहे थे, आपके फ्रेम का लेआउट जो था वो ऑलरेडी सेट हुआ था बॉर्डर लेआउट, ठीक है। तो मुझे अब ये स्टेटमेंट मजबूरन लिखनी पड़ रही है बिकॉज आई वांट टू गिव सम 30 पिक्सल्स हॉरिजॉन्टल गैप एंड 10 पिक्सल्स का वर्टिकल गैप मैंने देना है बिटवीन द कंपोनेंट्स। अब इसको रन करके मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखें आपका जो वेस्ट और सेंटर के बीच में गैप है वो ज्यादा है, सेंटर और ईस्ट के बीच में जो गैप है वो ज्यादा है, तो ये गैप कहलाता है हॉरिजॉन्टल गैप, ठीक है। और ये मैंने दिया था 30 पिक्सल्स का। इसी तरीके से ये नॉर्थ का बटन है और ये जो 3 बटन है इनके बीच में जो गैप देख लें ये 10 पिक्सल्स का है। और इसी तरीके से वेस्ट, सेंटर और ईस्ट के और साउथ के दरमियान में जो गैप है वो 10 पिक्सल्स का है। तो दिस इज कॉल्ड एज वर्टिकल गैप, ठीक है। जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है वो वर्टिकल गैप को रिप्रेजेंट करता है और जो पहला आर्ग्यूमेंट है वो कंपोनेंट्स के बीच में जो हॉरिजॉन्टल गैप है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट एंड दिस पर्टिकुलर लेआउट मैनेजर जिसको कहते हैं बॉर्डर लेआउट। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने जितने लेआउट मैनेजर्स पढ़े हैं उनको दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने 2 लेआउट मैनेजर्स डिस्कस किए थे, एक का नाम था फ्लो लेआउट, फिर हमने डिस्कस किया था ग्रिड लेआउट और आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है बॉर्डर लेआउट। वैसे टोटल कोई 7 या 8 डिफरेंट किस्म के लेआउट मैनेजर्स की क्लासेस हैं, सारे के सारे तो मैं आपको नहीं करवा सकूंगा। बहरहाल इस कोर्स के अंदर हम सिर्फ यही 3 डिस्कस करेंगे और फिर हम देखेंगे कि मुख्तलिफ लेआउट मैनेजर्स को यूज करके कॉम्प्लेक्स किस्म के ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस जो है वो किस तरीके से बनाए जाएंगे। तो नेक्स्ट प्रोग्राम में हम यही देखेंगे। तो नेक्स्ट प्रोग्राम पे जाने से पहले ये आपको एक स्लाइड दिखा देता हूं और इसके अंदर एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपके सामने मैं दिखा देता हूं आपको। यहाँ पे जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपको जो नजर आ रहा है इसमें अगर आप देखेंगे ना तो ये आपकी जो फ्रेम है, इस फ्रेम में बिल्कुल टॉप मोस्ट रीजन में ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है, ठीक है, दिस वन, ये वाला, ठीक है, ये बेसिकली एक टेक्स्ट फील्ड है, दिस इज अ टेक्स्ट फील्ड। और यहां पे जो आपको ये एरिया नजर आ रहा है जिसमें लिखा हुआ है माय कैलकुलेटर, ये असल में जे लेबल है। ये असल में क्या चीज है, एक जे लेबल है। और मिड में दरमियान में आपको यहां पे अगर आप देखें तो 16 बटन्स आपको नजर आ रहे होंगे और ये 16 बटन्स जो है ये 4 रोज, यानी कि ये आपकी पहली रो है, ठीक है, ये आपकी दूसरी रो है, ये आपकी तीसरी रो है, ये आपकी चौथी रो है। 4 रोज एंड 4 कॉलम्स की शक्ल में, ये आपका दूसरा कॉलम, ये आपका तीसरा कॉलम, ये चौथा कॉलम, 4 रोज एंड 4 कॉलम्स के अंदर आपका ये आपके जो 16 बटन्स हैं ये मौजूद हैं। इन बटन्स के ऊपर यहाँ पे ये टेक्स्ट फील्ड है और इन बटन्स के नीचे जो ये जो लिखा हुआ आ रहा है माय कैलकुलेटर, ये आपका बेसिकली एक जे लेबल है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे ना तो ये जो इस किस्म का जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है ये आप किसी एक लेआउट मैनेजर की क्लास को यूज करते हुए नहीं बना सकते। ये जो आपके सामने जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो आपको नजर आ रहा है, इस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को बनाने के लिए आपको किसी एक लेआउट मैनेजर क्लास की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि इसके अंदर जो है एक्चुअली मैंने यूज की है 2 लेआउट मैनेजर की क्लासेस। आपके ये जो बटन्स है ना, बटन्स आपके, ठीक है, ये बटन्स जो है ना आपके 16 बटन्स, इनका लेआउट जो है वो है ग्रिड लेआउट। और मैंने कहा कि यार इसमें 4 रोज और 4 कॉलम्स होने चाहिए, लेकिन ये जो बटन्स हैं ये एक्चुअली जे फ्रेम पे नहीं पड़े हुए। ये बटन्स आपके जो हैं ये किसी और कंटेनर में पड़े हैं। कंटेनर आपका वो कंपोनेंट होता है जिसके अंदर आप अपने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कंपोनेंट्स को ऐड कर सकें। जैसे जे फ्रेम है, अभी तक आप जितनी भी अपने एग्जांपल्स देखी हैं उसके अंदर अपने जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के कंपोनेंट्स हैं वो आप अपने जे फ्रेम पे ऐड कर रहे थे, ठीक है। लेकिन जे फ्रेम का तो एक दफा आपने अगर लेआउट सेट कर दिया तो उसका तो वही लेआउट रहेगा, और अगर आप उसके लेआउट को चेंज कर देंगे तो पुराना लेआउट जो है वो खत्म हो जाएगा। यहां पे हो ये रहा है कि ये जो बटन्स हैं ये बटन्स जे फ्रेम पे ऐड नहीं हुए हुए, बल्कि एक और मेरे पास कंटेनर है, यानी कि कंटेनर एक ऐसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कंपोनेंट को हम कहते हैं जिसके अंदर आप मजीद ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कंपोनेंट्स को ऐड कर सकें, लाइक अ जे फ्रेम। तो यहां पे मैंने एक और जे
एक और मैंने कंपोनेंट सॉरी एक और मैंने कंटेनर लिया है जिसका नाम है जे पैनल। जे पैनल भी आपके पास एक क्लास है, ठीक है। मैंने उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने उसका उसका लेआउट सेट किया, ग्रिड लेआउट, और मैंने कहा कि यार जे पैनल का लेआउट होना चाहिए ग्रिड लेआउट, और उसके अंदर 4 रोज और 4 कॉलम्स होने चाहिए, और उसके अंदर मैंने 16 बटन ऐड कर दिए, ठीक है, इसी ऑर्डर में 1 2 3, फिर उसके बाद ये सी का बटन, फिर 4 5 6 और ये मल्टीप्लीकेशन का बटन, फिर 7 8 9 और ये माइनस का बटन, फिर जीरो का बटन, ये डॉट, डेसिमल पॉइंट, प्लस, इक्वल, इस ऑर्डर में ऐड कर दिया मैंने। किसमें? जे फ्रेम पे नहीं बल्कि जे पैनल के अंदर। उसके बाद मैंने जे फ्रेम लिया और जे फ्रेम का कहा कि जी जे फ्रेम का लेआउट होना चाहिए बॉर्डर लेआउट, ठीक है। और जे फ्रेम के नॉर्थ रीजन में मैंने टेक्स्ट फील्ड डाल दी, साउथ रीजन के अंदर मैंने ये जो जे लेबल है जिसमें लिखा आ रहा है माई कैलकुलेटर ये डाल दिया, और सेंटर रीजन के अंदर मैंने अपना पूरे का पूरा पैनल उठा के डाल दिया। और पैनल के अंदर क्या पड़ा हुआ है? पैनल भी एक तो कंटेनर है ना, तो पैनल के अंदर जो है वो 16 बटन्स पड़े हुए हैं, तो पैनल पूरे का पूरा उठा के मैंने अपने जे फ्रेम के सेंटर रीजन के अंदर ऐड कर दिया। तो इस तरीके से हम इस तरह के ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस जो है वो बना पाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं प्रोग्राम की तरफ, ठीक है, और प्रोग्राम हम ये बना लेते हैं इसका, ठीक है। मैं प्रीवियस जो प्रोग्राम है उसको मैं बंद कर देता हूं, नए प्रोजेक्ट पे जाते हैं, जावा एप्लीकेशन है, इसको नेक्स्ट किया, और यहां पे इसको हम टाइटल दे देते हैं कॉम्प्लेक्स GUIs। मैं अपने मेन क्लास का नाम देता हूं, बनाऊंगा मैं मेन क्लास, और उसका नाम मैंने दिया है टेस्ट, ठीक है। और ये आपका इस तरीके से जो जावा फाइल है वो ओपन होगी है। मैं यहाँ से जो कमेंट्स हैं उनको मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, रिमूव कर लेता हूँ, और इस कमेंट को भी मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो यार इंपोर्ट करेंगे अपनी जो क्लासेस हैं उनको, इंपोर्ट करते हैं java.awt.border लेआउट की क्लास। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा सकूं, बता सकूं कि यार आपको कितने कंपोनेंट्स चाहिए, तो एक तो आपको जे फ्रेम चाहिए, एक आपको जे फ्रेम चाहिए, और जे फ्रेम जो है वो जावा एक्स के स्विंग पैकेज के अंदर पड़ा है। फिर आपको 16 बटन्स चाहिए, तो 16 बटन्स जो है वो बेसिकली जे बटन क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ये जे बटन की क्लास जो है ये भी जावा एक्स पैकेज के स्विंग सब पैकेज के अंदर मौजूद है। तीसरा आपको चाहिए टेक्स्ट फील्ड, जो कि जे टेक्स्ट फील्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये भी जावा एक्स के पैकेज के अंदर मौजूद, स्विंग के पैकेज के अंदर मौजूद एक क्लास का नाम है। फिर आपको जे लेबल चाहिए, तो जे लेबल जो है वो भी जावा एक्स के ही एक सब पैकेज स्विंग के अंदर मौजूद है। और आखिर में आपको एक जे पैनल चाहिए जिसके अंदर आप ये 16 बटन ऐड करोगे। तो जे पैनल जो है यानी कि जो आपकी 5वीं क्लास है इसका आपको ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, लेकिन जे पैनल जो है वो भी जावा एक्स पैकेज के सब पैकेज स्विंग के अंदर मौजूद है। तो बजाय इसके कि मैं इन तमाम क्लासेस को बारी बारी इंपोर्ट करूं, मिसाल के तौर पे मैं यहां पे लिखूं कि इंपोर्ट जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट जे फ्रेम, ठीक है, और फिर मैं लिखूं इंपोर्ट जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट जे बटन, फिर मैं लिखूं इस तरीके से इंपोर्ट जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट जे टेक्स्ट फील्ड, और इंपोर्ट जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट जे लेबल, और इंपोर्ट जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट जे पैनल, ठीक है। तो बजाय इसके कि मैं ये 5 स्टेटमेंट्स लिखूं, बार बार टाइम भी वेस्ट कर रहा हूं मैं अपना, तो मैं एक ही स्टेटमेंट में ये सारी की सारी क्लासेस और जावा एक्स पैकेज के स्विंग पैकेज की तमाम क्लासेस को मैं इंपोर्ट कर सकता हूं। वो किस तरीके से कि मैं जस्ट यहां पे लिख दूं इंपोर्ट जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट स्टैरिक, ठीक है। स्टैरिक का मतलब ये है कि यार जो जावा एक्स पैकेज है उसमें जो स्विंग का सब पैकेज है उसके अंदर जितनी भी क्लासेस हैं, जितनी भी इंटरफेसेस हैं, उन तमाम को आप क्या कर लें, इंपोर्ट कर लें, ठीक है। कि मुझे बार बार ये इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है कि जावा एक्स पैकेज के स्विंग पैकेज से आप जो है ना जे पैनल को, जे बटन को, जे टेक्स्ट फील्ड को, जे फ्रेम को, जे लेबल को, इन सब को इंपोर्ट करें। तो मुझे 5 स्टेटमेंट्स की बजाय एक स्टेटमेंट लिख दूंगा, स्विंग पैकेज में जो कुछ है सारा इंपोर्ट हो जाएगा, और जो क्लासेस आपको चाहिए उनको यूज कर लें, जिन क्लासेस की आपको जरूरत नहीं है उनको आप छोड़ दें, उनका ऑब्जेक्ट बनाने की आपको जरूरत नहीं है। इसके बाद इंपोर्ट स्टेटमेंट के बाद आते हैं अपनी
जो GUI वाली क्लास है उसकी तरफ। मैं लिखता हूं यहां पे क्लास GUI, इसके अंदर मैं इसका कंस्ट्रक्टर मैं यहां पे डिफाइन कर लेता हूं पब्लिक GUI और पब्लिक वॉइड इनिशियलाइज का मेथड है, ठीक है, ये भी बना लेते हैं। और अपनी क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स आपको चाहिए वो बना लेते हैं। यार आपको एक जे फ्रेम चाहिए, ठीक है, जे फ्रेम टाइप का एक वेरिएबल चाहिए। आपको जे पैनल टाइप का जे पैनल टाइप का एक वेरिएबल चाहिए, मैंने उसका नाम रख दिया है पैनल। आपको एक जे टेक्स्ट फील्ड टाइप का एक वेरिएबल चाहिए, मैंने उसका नाम रख दिया है टेक्स्ट। आपको जे लेबल टाइप का एक वेरिएबल चाहिए, उसका नाम भी मैंने रख दिया है लेबल। और आपको 16 बटन्स चाहिए, जे बटन, B0, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, ठीक है। और बाकी देख लेते हैं कि और कौन कौन से इसमें बटन्स हैं। यहाँ पे आपके पास ये है क्लियर का, ठीक है, तो मैं बटन का नाम रख देता हूं बी क्लियर, बी प्लस, बी माइनस, बी मल, ठीक है, बी डेसिमल। कितने हो गए? 10 तो ये बटन हो गए, 11, 12, 13, 14, 15, एक रह गया बी इक्वल, ठीक है, बी इक्वल का बटन। तो ये 16 बटन हमने डिक्लेयर कर दिए हैं, ठीक है। इनिशियलाइज का जो मेथड है उसको कॉल कर लेंगे हम लोग अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर। और अब आते हैं अपने ये जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के जो कंपोनेंट्स हैं, ये आपका फ्रेम वेरिएबल, पैनल, टेक्स्ट, लेबल और ये आपके जो 16 वेरिएबल्स हैं, इनको सबसे पहले हम क्या करेंगे? इनिशियलाइज करेंगे। ये फिलहाल डिक्लेयर्ड है, इनको खाली हमने डिक्लेयर किया है, इनको इनिशियलाइज नहीं किया हुआ। तो लिख देंगे यहाँ पे फ्रेम इज इक्वल टू न्यू जे फ्रेम और इसका टाइटल दे देंगे लेट्स सपोज कैलकुलेटर। फिर अपने पैनल को इनिशियलाइज करेंगे, पैनल इज इक्वल टू न्यू जे पैनल। फिर टेक्स्ट फील्ड को इनिशियलाइज करेंगे, टेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू जे टेक्स्ट फील्ड, इसको एम्प्टी रहने देंगे। फिर इसके बाद अपने लेबल को इनिशियलाइज करेंगे, लेबल इज इक्वल टू न्यू जे लेबल और इसके अंदर लेट्स सपोज मैं वही लेबल दे देता हूं या वही टेक्स्ट दे देता हूं जो कि इस एग्जांपल के अंदर था, ठीक है, यहां पे कि इसमें लिखा है माय कैलकुलेटर, ठीक है जी। ओके, लेबल इनिशियलाइज हो गया। अब आपके जो 16 बटन हैं इनको इनिशियलाइज कर लेते हैं। B0 इज इक्वल टू न्यू जे बटन और मैं चाहता हूं कि यार इस पे ना 0 लिखा हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद मैं लिख देता हूं B1 इज इक्वल टू न्यू जे बटन और इस पे मैं कहता हूं कि यार लिखा हुआ है 1। फिर इसके बाद B2 इज इक्वल टू न्यू जे बटन और मैं चाहता हूं कि इस पे लिखा हुआ है, इसके ऊपर जो कैप्शन हो वो लिखा हुआ है 2। देन B3 इज इक्वल टू न्यू जे बटन और मैं चाहता हूं कि इस पे क्या लिखा हुआ है, इस पे टेक्स्ट लिखा हुआ है जी 3, ठीक है। मैं इन्हीं स्टेटमेंट्स को, ये जो स्टेटमेंट है आपकी 4 स्टेटमेंट्स हैं, 4 इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट्स हैं, इनको मैं कर लेता हूं कॉपी और इनको ना मैं 3 दफा पेस्ट कर लेता हूं, ठीक है। और इसमें जो स्टेटमेंट्स हैं, जो प्रॉपर स्टेटमेंट्स हैं, उनको जो जो चेंजेस करनी वाली हैं उन चेंजेस को हम कर लेंगे। B0 तो इनिशियलाइज हो गया और आखिरी आपका B3 इनिशियलाइज हुआ है। इसके बाद बारी आती है B4 की। B4 पे मैं चाहूंगा कि यार 4 लिखा हुआ है। देन B5 इज इक्वल टू न्यू जे बटन और इस पे लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है। इसके बाद B6 है आपका बटन जिसपे मैं कहता हूं कि 6 लिखा हुआ है। देन B7 है और मैं चाहता हूं कि इस पे जो कैप्शन है इसका वो 7 लिखा हुआ है। इसके बाद बारी है B8 की। B8 इज इक्वल टू न्यू जे बटन और इस पे 8 लिखा हुआ है। फिर बारी है जी B9 की और इस पे लिखा हुआ है 9
फिर इसके बाद आपका है बी क्लियर, ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है कैपिटल सी। बी क्लियर के बाद है बी प्लस, और बी प्लस पे लिखा हुआ है प्लस का साइन इस तरीके से। फिर इसके बाद है जी बी माइनस, इस पे जो है वो माइनस का साइन बना हुआ है। फिर है जी इसके बाद बी मल, बी मल जो है उस पे लिखा हुआ है स्टेरिक का साइन, और बी मल के बाद है बी डेसिमल। इसमें जो है वो जो पॉइंट है आपका, यानी कि जो डेसिमल पॉइंट है वो लिखा हुआ नजर आए, और आखिरी बटन है आपका बी इक्वल। बी इक्वल जो है इसमें जो बटन है आपका, इसमें मैं चाहता हूं कि इक्वल टू का साइन जो है वो नजर आए। तो सारे के सारे आपके जो बटन्स हैं वो भी इनिशियलाइज हो गए, ठीक है। इनको मैंने 4 बटन्स को एक लाइन में इनिशियलाइज किया है, ठीक है, लेकिन हर बटन को इनिशियलाइज करने के बाद यहाँ पे सेमीकोलन लगाया है मैंने, ठीक है। दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज अ सेपरेट स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट जो है सेपरेट स्टेटमेंट है क्योंकि इसके बाद सेमीकोलन है, ये भी सेपरेट स्टेटमेंट है क्योंकि इसके बाद सेमीकोलन है, और ये चौथी डिफरेंट स्टेटमेंट है क्योंकि इसके बाद एक सेमीकोलन है। तो ये सारे के सारे बटन्स भी इनिशियलाइज हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं ये करूंगा कि मेरे पास ये जो 16 बटन्स हैं इनको ना मैं सबसे पहले ना पैनल के अंदर ऐड करूंगा। इनको मैं सबसे पहले अपने पैनल के अंदर ऐड करूंगा, लेकिन पैनल का जो लेआउट होगा ना वो भी मुझे सेट करना पड़ेगा। तो पैनल का लेआउट जो होगा वो होगा ग्रिड लेआउट, और उसमें 4 रोज होंगे और 4 कॉलम्स होंगे। तो मैं यहां पे लिखूंगा पैनल डॉट सेट लेआउट, और यहां पे लिखूंगा न्यू ग्रिड लेआउट, ठीक है, और इसके कंस्ट्रक्टर को मैं पास कर दूंगा 4,4। चूंकि ये ग्रिड लेआउट की जो क्लास है ये इंपोर्ट नहीं हुई तो इसलिए मैं इसको यहां पे इंपोर्ट कर लेता हूं। यहां पे नीचे जो है आपको एरर आ रहा होगा java.awt ग्रिड लेआउट, ठीक है जी। पैनल का लेआउट सेट हो गया। अब पैनल का लेआउट सेट हो गया, आपने सेट किया उसका लेआउट ग्रिड लेआउट, और आपने कहा कि यार उसके अंदर ना 4 रोज होंगे 4 कॉलम्स होंगे और उसके अंदर 16 बटन्स ऐड करने हैं। तो बटन्स ऐड करना शुरू कर दो इसी ऑर्डर में कि पहले ऐड हो जाए B1, फिर B2, फिर B3 और फिर B क्लियर, ठीक है। तो यहां पे लिख देंगे पैनल डॉट ऐड B1, ठीक है, पैनल डॉट ऐड B2, पैनल डॉट ऐड B3 एंड पैनल डॉट ऐड B क्लियर। इन्हीं स्टेटमेंट्स को मैं एक दफा कॉपी कर लेता हूं और 3 दफा पेस्ट कर लेता हूं। बी क्लियर आपका ऐड हो गया। बी क्लियर के बाद है B4, B5 एंड B6, ठीक है। तो पैनल डॉट ऐड यहां पे B4, यहां पे B5, यहां पे B6, और B6 के बाद आखिरी आपका बटन है ये स्टेरिक वाला बटन है, ठीक है, यानी कि बी मल। तो आपका बी मल भी ऐड हो गया, यानी कि आपकी 2 रोज जो है ना वो ऐड हो गए हैं बटन्स की। फिर है B7, B8, B9 और B माइनस, ठीक है। तो तीसरी रो में B7, B8, B9 एंड B माइनस। अब बारी आती है चौथी रो की। चौथी रो में है B0 और B डेसिमल, ठीक है, B0 एंड B डेसिमल, और इसके बाद है ये प्लस B प्लस और B इक्वल का बटन, ठीक है, B प्लस और B इक्वल का बटन। आपने अपने सारे के सारे बटन जो हैं, ठीक है, यहां से मैं इसको जो है यहां पे मैं एक फॉरवर्ड स्लैशेस लगा लेता हूं, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये जो जितना भी कोड इसके दरम्यान में आपने लिखा है ना, बेसिकली आपने क्या किया, अपने 16 बटन्स हैं उनको आपने पैनल के ऊपर ऐड कर दिया है। इसके बाद बारी आती है अपनी फ्रेम का लेआउट सेट करने की। फ्रेम डॉट सेट लेआउट, वैसे अगर ये स्टेटमेंट मैं ना भी लिखूं तब भी ठीक है, क्योंकि मेरे फ्रेम का जो लेआउट है वो अगर मैं यहां पे देखूं तो फ्रेम का लेआउट जो है वो बॉर्डर लेआउट है। नॉर्थ रीजन में ये आपकी टेक्स्ट फील्ड ऐड है, साउथ रीजन में ये लेबल ऐड है, और सेंट्रल रीजन के अंदर आपका ये
जो 16 बटन्स हैं वो ऐड हैं, लेकिन 16 बटन्स पहले मैंने किस में ऐड किए? पैनल में। तो मैं पूरे का पूरा पैनल उठाऊंगा और उस पैनल को सेंटर रीजन के अंदर ऐड कर दूंगा। नॉर्थ रीजन में टेक्स्ट फील्ड है, साउथ रीजन में, ये पूरे के पूरे साउथ रीजन के अंदर जो है मेरा जे लेबल है, और सेंटर वाले रीजन के अंदर मैं क्या ऐड करूंगा? पैनल ऐड करूंगा, और पैनल के अंदर ऑलरेडी मैंने 16 बटन जो है वो ऐड कर दिए हुए हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट है। तो यहां पे आते हैं फ्रेम पे, हम अपने आइटम्स को ऐड कर लेते हैं। फ्रेम डॉट ऐड, मेरी टेक्स्ट फील्ड का नाम है टेक्स्ट, और इसको किधर ऐड करना है? इसको ऐड करना है जी बॉर्डर लेआउट डॉट नॉर्थ में। ओके जी, टेक्स्ट फील्ड ऐड हो गई। फ्रेम डॉट ऐड, लेबल ऐड करना है, कहां ऐड करना है? बॉर्डर लेआउट डॉट साउथ में इसको ऐड कर लें। ओके जी, और फ्रेम डॉट ऐड, किसको ऐड करना है? पैनल को ऐड करना है। और पैनल के अंदर क्या है? पैनल के अंदर ये 16 बटन्स हैं, 4x4 यानी कि 4 रोज और 4 कॉलम्स की शक्ल के अंदर आपके बटन्स ऐड हुए हैं। और इसको किधर ऐड करना है? इसको ऐड करना है बॉर्डर लेआउट डॉट सेंटर रीजन के अंदर। ठीक है, और फिर इसके बाद फ्रेम पे आपने सारे आइटम्स भी ऐड कर दिए। अब आपकी फ्रेम की जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं उनको कॉल कर लें और उनको जो है ना वैल्यूज पास कर लें। फ्रेम डॉट सेट साइज, मुनासिब सा साइज दे दें। लेट सपोज मैं कहता हूं यार कि 600 पिक्सल्स और 500 पिक्सल्स इसकी हाइट हो। और फ्रेम डॉट सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन, जे फ्रेम डॉट एग्जिट ऑन क्लोज पास कर लें। आपकी फ्रेम की प्रॉपर्टीज भी सेट हो गई, और ये आपकी जो है वो टेस्ट क्लास है, यानी कि ये आपकी जो है वो मेन क्लास है। मेन क्लास के अंदर जो मेन मेथड है, इसके अंदर आप GUI क्लास का एक नया ऑब्जेक्ट बना लें। GUI G इज इक्वल टू न्यू GUI, और GUI क्लास जो है वो बेसिकली आपकी ये वाली क्लास है जो हमने ऊपर ऑलरेडी जिसके ऊपर डिस्कशन कर ली हुई है। ठीक है, तो GUI क्लास का जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो GUI क्लास का कंस्ट्रक्टर चलेगा। GUI क्लास का जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उसका ना कंस्ट्रक्टर चलेगा। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर तो आपने कॉल किया है किसको? इनिशियलाइज के मेथड को। और इनिशियलाइज के मेथड में ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स लिखी हैं, और इन स्टेटमेंट्स को हम ऑलरेडी डिटेल के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो आपके ये इनिशियलाइज का मेथड चलेगा। जब इसका कंस्ट्रक्टर चलेगा तो इनिशियलाइज का मेथड को कॉल किया जा रहा है, और इनिशियलाइज का मेथड ये चलेगा तो इसमें ये आपका सारे का सारा जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के जो कंपोनेंट्स हैं वो इनिशियलाइज हो जाएंगे। आपका पैनल का लेआउट सेट हो जाएगा, और पैनल के अंदर ये 16 बटन्स आपने ऐड कर लिए होंगे। फिर इसके बाद जो है अब आपकी फ्रेम के ऊपर आपने टेक्स्ट फील्ड को, फ्रेम के ऊपर लेबल को, फ्रेम के ऊपर पैनल को, उसके नॉर्थ साउथ और सेंटर रीजन में आपने ऐड कर दिया, और फ्रेम की विजिबिलिटी को आपने ट्रू कर दिया, फ्रेम का साइज आपने सेट कर दिया, फ्रेम का जो डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन है वो आपने सेट कर दिया है। ठीक है, तो अब जब मैं इसको रन करूंगा तो आपका प्रोग्राम रन होगा, और आपको आपका जो GUI है वो उसी तरीके से नजर आएगा जिस तरीके से आपने उसमें ऐड किया है। ठीक है, इसका साइज जो है वो आप यहां से कम छोटा कर सकते हैं इसको ड्रैग करके। ठीक है, तो यहां पे देखें ये आपकी टेक्स्ट फील्ड है। ठीक है, इसके अंदर आप एंट्री करें, देखें तो ये टेक्स्ट फील्ड है आपकी। ये आपके बटन्स हैं 1 2 3, फिर ये क्लियर का बटन, फिर 4 5 6, और ये मल्टीप्लाई वाला बटन, फिर 7 8 9, ये माइनस वाला बटन, ये जीरो वाला, ये डेसिमल वाला, ये प्लस वाला, ये इक्वल वाला। ठीक है, ये बेसिकली जो 16 बटन हैं ये आपने पैनल में ऐड किए हैं, और पैनल को आपने जे फ्रेम के सेंटर रीजन में ऐड किया है। ये आपका जो है जे लेबल है, जो कि आपके जे फ्रेम के साउथ वाले रीजन में ऐड हुआ है, इस पूरे रीजन के अंदर साउथ रीजन में, और नॉर्थ रीजन के अंदर ये टेक्स्ट फील्ड है। तो इस तरीके से हमने अपने इस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को बनाया है, डिजाइन किया है बाय यूजिंग 2 डिफरेंट लेआउट मैनेजर्स एंड 2 डिफरेंट कंटेनर्स। एक कंटेनर तो आपका ये जे फ्रेम है, ये पूरे का पूरा जे फ्रेम। ठीक है, और एक कंटेनर जो था वो आपका जे पैनल था जिसके अंदर हमने 16 बटन्स को ऐड किया है, जिसके अंदर हमने 16 बटन्स को ऐड किया है। तो आई होप कि ये प्रोग्राम जो है आपको समझ आया होगा, और इसकी अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो मजीद आपको समझ आ जाएगी इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब चलते हैं अपने कल के प्रोग्राम के अंदर, जो प्रोग्राम हमने बनाया था। ठीक है, जो प्रोजेक्ट हमने बनाया था, मैं उस प्रोजेक्ट को ओपन कर देता हूं। लेट सपोज ये ग्रिड लेआउट एग्जांपल। ठीक है, मैं ना इसको रन करके आपको जरा एक दफा दिखा देता हूं कि इसका क्या आउटपुट है। इसके अंदर आपके पास ये 1 2 3 4 5 6 6 बटन्स हैं, इनके बीच में हॉरिजॉन्टल गैप भी है, इनके बीच में वर्टिकल गैप भी है, और बटन के ऊपर 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है। 1 2 3 3 रोज हैं, और 1 2 2 कॉलम्स में हमने अपनी जे फ्रेम को
डिवाइड किया हुआ है, यानी कि उसका हमने लेआउट सेट किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं अगर आपको प्रोग्राम दिखा सकूं तो प्रोग्राम के अंदर हमने क्या किया था कि हमने ना एक क्लास बनाई थी GUI की क्लास, ठीक है। उसके अंदर हमने ये इनिशियलाइज का मेथड बनाया था, और इनिशियलाइज के मेथड के अंदर हमने अपने जितनी भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कंपोनेंट्स हैं उनको इनिशियलाइज करने का कोड लिखा था। और यहाँ पे पब्लिक GUI ये आपके इस क्लास का कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने इनिशियलाइज का मेथड जो था वो कॉल किया था। ये तो था जी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाने का एक तरीका। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाने का दूसरा तरीका देखते हैं कि इसमें तो हमने एक ही फाइल ली है, उस एक ही फाइल के अंदर जो है ना ये GUI की क्लास भी मौजूद है, और इस फाइल के अंदर ना टेस्ट जो क्लास है वो भी मौजूद है। तो क्यों ना हम इसको अलग अलग फाइल्स के अंदर रखें। तो मैं चलता हूं प्रोजेक्ट्स के अंदर, और यहां पे जो डिफॉल्ट पैकेज है मैं इस पे करता हूं राइट क्लिक, न्यू, और मैं कहता हूं यार जावा की ना एक नई क्लास ऐड करो, और इस नई क्लास का नाम हम रखते हैं GUI, G भी कैपिटल, U भी कैपिटल, I भी कैपिटल, ठीक है। इसको कर देते हैं फिनिश, और यहां पे जो कोड लिखा है इस तमाम के तमाम कोड को मैं क्या कर लेता हूं, रिमूव कर लेता हूं, और दोबारा से जाते हैं अपनी test.java के अंदर, और ये जो हमने क्लास GUI बनाई है इस तमाम क्लास को मैं क्या कर लेता हूं, बल्कि यहां से इंपोर्ट स्टेटमेंट से ये तमाम की तमाम क्लास का जो कोड है मैं तमाम के तमाम क्लास के कोड को कर लेता हूं यहां से कट, ठीक है। यहां से मैंने इसको कट कर दिया, और ये जो GUI.java है इसके अंदर ले जाके मैं इस कोड को पेस्ट कर लेता हूं। ना सिर्फ ये बल्कि जो क्लास GUI है इसको मैं कर लेता हूं पब्लिक, क्योंकि आपकी वो फाइल जिसका नाम GUI.java है उसके अंदर जो क्लास होगी उस वो क्लास जो है ना दैट शुड बी पब्लिक, ठीक है, कंपलसरी। अब आप देखें इस प्रीवियस प्रोग्राम के अंदर मेरी फाइल का नाम था test.java, तो test.java के अंदर एक ही क्लास जो है ना आपकी पब्लिक हो सकती है, एक से ज्यादा क्लासेस आपकी पब्लिक नहीं हो सकती। इस वजह से आपकी GUI की क्लास के साथ मैंने पब्लिक का जो कीवर्ड था वो नहीं लिखा था, ठीक है। तो ये हो गया आपकी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाली क्लास, GUI वाली क्लास, इसको मैंने एक दूसरी फाइल के अंदर रखा है, ठीक है। तो इसको भी आप अगर रन कर लें तो इसका आउटपुट और उसका आउटपुट बिल्कुल सेम होगा। इसको मैं रन कर लेता हूं, ठीक है। ये वही प्रोग्राम है ना जिसका आउटपुट अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था, किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप अपने ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस को बना सकते हैं कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाली जो क्लास है उसको सेपरेट फाइल के अंदर रख दें, और जो आपकी जो मेन जो क्लास है उसको सेपरेट फाइल के अंदर आप रख दें। ये एक दूसरा तरीका है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को क्रिएट करने का। एक तीसरा तरीका भी है, वो ये है कि मैं अगर यहां पे लेट सपोज ये जो टेस्ट की क्लास है मैं कहता हूं यार कि पब्लिक क्लास टेस्ट एक्सटेंड्स जेफ्रेम, कि जेफ्रेम क्लास की ना, ये जेफ्रेम क्लास की ना चाइल्ड क्लास है, ठीक है। मैं यहां पे लिख देता हूं जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट स्विंग डॉट स्टैरिक लगा देता हूं यहां पे, ठीक है। और इंपोर्ट कर लेता हूं एक और क्लास भी, क्योंकि मुझे यहां पे एरर मिलेगा थोड़ी देर के बाद। मैं लिख देता हूं जावा डॉट AWT डॉट ग्रिड लेआउट की जो क्लास है मैं उसको भी इंपोर्ट कर लेता हूं। अब मेरी ये जो टेस्ट की जो क्लास है ना ये एक्सटेंड कर रही है जेफ्रेम को, यानी कि जेफ्रेम क्लास की चाइल्ड क्लास है। टेस्ट क्लास इज जेफ्रेम क्लास की ये चाइल्ड क्लास है। और टेस्ट क्लास के अंदर मैं क्या करूंगा, अपने जितने भी मेरे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कंपोनेंट्स हैं सिवाय जेफ्रेम के, जितने भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कंपोनेंट्स थे जो कि मैंने इस GUI.java के अंदर डिक्लेयर किए हैं, मैं इनको यहां से कर लेता हूं कट, और इनको डिक्लेयर कर लेता हूं अपनी इस टेस्ट क्लास के अंदर इस तरीके से, ठीक है। और ये जो जेफ्रेम है इसको मैं डिक्लेयर नहीं करूंगा, क्योंकि आपकी जो क्लास है ना टेस्ट क्लास ये बजाते खुद जेफ्रेम की चाइल्ड क्लास है, तो इसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो भी जेफ्रेम का ही बेसिकली क्या होगा, जेफ्रेम का ही ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। और ये जो स्टेटमेंट लिखी है GUI G इज इक्वल टू न्यू GUI, इसको भी मैं रिमूव कर लेता हूं। और इस क्लास के अंदर जो कि आपकी ये टेस्ट क्लास है, ठीक है, इस टेस्ट क्लास का ना मैं कंस्ट्रक्टर बना लेता हूं। मैं लिख देता हूं पब्लिक टेस्ट, ठीक है। और यहां पे मैं एक मेथड बना लेता हूं जिसका नाम होगा, रिटर्न टाइप इसकी वॉइड होगा ये मेथड पब्लिक, और इसका नाम रख देते हैं इनिशियलाइज। और यहां पे जो आपका टेस्ट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है इसके अंदर मैं इनिशियलाइज वाला जो मेथड है ना इसको मैं क्या कर लेता हूं, कॉल कर लेता हूं। और इनिशियलाइज वाले मेथड में मैं क्या लिखूंगा
इनिशियलाइज वाले मेथड में मैं हर वो कोड लिखूंगा जो कि मैंने इस इनिशियलाइज के मेथड में लिखा था इन GUI, ठीक है, विद सम चेंजेस। ठीक है, मैं यहां से मैं इसको कर लेता हूं, कट कर लेता हूं, और यहां पे मैं इस इनिशियलाइज के मेथड के अंदर पेस्ट कर लेता हूं। लेकिन वहां पे मैंने लिखा था f इज इक्वल टू न्यू जे फ्रेम, तो मैंने तो यहां पे जे फ्रेम क्लास का कोई वेरिएबल डिक्लेयर ही नहीं किया हुआ, तो मैं इस स्टेटमेंट को यहां से हटा देता हूं। ठीक है, ये जो कोड है ये आपके बटन्स को इनिशियलाइज कर रहा है। ठीक है, और यहां पे ये जो कोड है जिसमें लिखा है f डॉट सेट लेआउट, तो f वेरिएबल तो है ही नहीं, तो मैं ये जस्ट सेट लेआउट का कोड कॉल करूंगा, और सेट लेआउट का कोड जो है वो बेसिकली जेफ्रेम का सेट लेआउट है। तो बेसिकली आपकी जो टेस्ट क्लास है ये बजाते खुद जेफ्रेम की चाइल्ड क्लास है। तो इस टेस्ट क्लास के अंदर आप अपनी पेरेंट क्लास जिसका नाम जेफ्रेम है उसका मेथड सेट लेआउट इस तरीके से कॉल कर सकते हैं। नंबर 2, ये जो ऐड का मेथड है इसको भी आप डायरेक्टली इस तरीके से कॉल कर सकते हैं ऑफ योर पेरेंट क्लास, ठीक है, जो कि जे फ्रेम की है। तो यानी कि जहां जहां लिखा है ना एफ डॉट, तो ये एफ डॉट मैं यहां से हटा देता हूं, क्योंकि आपकी ये जो टेस्ट क्लास है ये तो जे फ्रेम की चाइल्ड क्लास है। तो जे फ्रेम का मेथड है ना ऐड, तो आपकी ये जो चाइल्ड क्लास है पेरेंट क्लास के मेथड को, ऐड के मेथड को, ये सेट विजिबल के मेथड को, सेट साइज के मेथड को, सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन के मेथड को और सेट रिसाइजेबल के मेथड को कॉल कर सकती है। तो टेस्ट क्लास के अंदर मैंने अपने 6 के 6 जो जे बटन्स हैं मैंने उनको यहां पे डिक्लेयर किया, और मैंने कहा कि टेस्ट क्लास जो है वो एक्सटेंड कर रही है जे फ्रेम को, मींस के टेस्ट क्लास जो है वो जे फ्रेम क्लास की चाइल्ड क्लास है। इसका कंस्ट्रक्टर लिखा, और कंस्ट्रक्टर में मैंने कहा इनिशियलाइज के मेथड को कॉल करो, और इनिशियलाइज के मेथड में मैंने लिखा यार अपने ये जो 6 बटन्स हैं इनको इनिशियलाइज कर लें। जो सेट लेआउट का मेथड है वो कॉल करो, ठीक है, ग्रिड लेआउट है 3,2, 3 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, हॉरिजॉन्टल गैप है 30 पिक्सल्स का, वर्टिकल गैप है 15 पिक्सल्स का। सेट लेआउट मेथड इससे पहले GUI की क्लास के अंदर हम जब कॉल कर रहे थे तो हम लिख रहे थे f डॉट सेट लेआउट, और f जो था वो जेफ्रेम क्लास का वेरिएबल था, उसको हमने इनिशियलाइज भी किया हुआ था। लेकिन अब चूंकि मेरी ये जो क्लास है टेस्ट वाली क्लास ये खुद जेफ्रेम है एक्चुअली, क्योंकि चाइल्ड क्लास का जो ऑब्जेक्ट होता है वो जेफ्रेम का भी ऑब्जेक्ट होगा ड्यू टू इनहेरिटेंस। ये हमने इनहेरिटेंस के चैप्टर में, इनहेरिटेंस के टॉपिक के अंदर हम ऑलरेडी ये चीज डिस्कस कर चुके हैं। तो लिहाजा जो जो पेरेंट क्लास है जेफ्रेम, उसके जो मेथड्स हैं सेट लेआउट मेथड, ये ऐड का मेथड, सेट विजिबल का मेथड, सेट साइज का, सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन का मेथड, सेट रिसाइजेबल का मेथड, ये आपकी चाइल्ड क्लास भी कॉल कर सकती है। मेन क्लास के अंदर हम क्या करेंगे कि मेन क्लास के अंदर हम टेस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे, ठीक है। मैं लिख दूंगा टेस्ट t इज इक्वल टू न्यू टेस्ट, ठीक है। तो जब टेस्ट क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, मेन मेथड के अंदर हम टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो टेस्ट क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऑब्वियसली उसका कंस्ट्रक्टर चलेगा। जब कंस्ट्रक्टर चलेगा तो उसमें तो लिखा है इनिशियलाइज के मेथड को कॉल करो। इनिशियलाइज का मेथड जब कॉल होगा तो उसके अंदर ये जो सारी की सारी स्टेटमेंट्स हैं, ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास के अंदर। ऑल दीज स्टेटमेंट्स विल बी एग्जीक्यूटेड, और आपको आपका जो GUI होगा वो नजर आएगा। इसमें एक चेंज और करनी पड़ेगी कि जो GUI.java है, ठीक है, आपके प्रोजेक्ट में जो GUI.java है इसको क्या कर लें, इसको डिलीट कर लें, ठीक है। अब आपको इस फाइल की जरूरत नहीं है। आपने जो कोड लिखा है, आपने सारे का सारा कोड जो है वो test.java के अंदर लिखा है, एक ही क्लास आपने यूज की है, उसी क्लास को आपने जेफ्रेम की चाइल्ड क्लास बना दी, और आपका GUI का जितना कोड है वो आपने इसके इनिशियलाइज के मेथड के अंदर लिख दिया है। तो इसको मैं रन कर लेता हूं, रन की बजाय ये डिबग हो गया है, ठीक है, डिबग नहीं करना था, ओके। तो इसको मैं कर लेता हूं रन फाइल किया, तो ये देखें आपके सामने मेरे ख्याल में इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में, और इससे जो प्रीवियस जो प्रोग्राम था उसको रन किया उसके अंदर भी, और जो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो प्रोग्राम डिस्कस किया था, किसी किस्म का इसमें विजिबल कोई विजुअल इसका कोई आउटपुट जो है उसके अंदर किसी किस्म का कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम वही प्रोग्राम है। तो 3 मुख्तलिफ तरीकों से हमने ये ग्रिड लेआउट का प्रोग्राम जो है वो हमने देखा है। पहला तरीका हमने देखा था लास्ट लेक्चर के अंदर, और 2 तरीके हमने देखे आज के लेक्चर के अंदर। तो आप अगर ये जो बॉर्डर लेआउट वाला जो 2 हमने जो प्रोग्राम्स आज बनाए हैं, ठीक है, जिसमें एक आपका है ये बॉर्डर लेआउट की एग्जांपल वाला प्रोग्राम, ठीक है, जिसमें हमने ये 5 बटन्स बनाए थे,
इसको भी आप जो है ना बाकी मजीद दो जो तरीके हैं उसके साथ इसको ट्राई करने की कोशिश करें। और ये जो हमने एक कॉम्प्लेक्स जीयूआई जो एक बनाया था, ठीक है, जिसमें कैलकुलेटर टाइप है हमारे पास ये जीयूआई, तो इसको भी ना आज के लेक्चर के अंदर हमने जो दो तरीके डिस्कस किए ना, बारी बारी एक एक करके उन मेथड्स को आप अप्लाई करें और इस जीयूआई को जो टू मजीद मेथड्स अभी हमने थोड़ी देर पहले जो डिस्कस किए हैं वो दोनों मेथड्स आप इसके ऊपर अप्लाई करके देख लें। तो ये बेसिकली जीयूआई बनाने के हमने इन दो लेक्चर्स के अंदर 3 डिफरेंट मेथड्स हमने देख लिए हैं टू क्रिएट ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस इन जावा। जो चौथा तरीका है वो हर जावा की आईडीई के अंदर मौजूद नहीं है, वो आपको नेटबीन्स के अंदर उसकी फैसिलिटी जरूर मिलती है, लेकिन वो तरीका हम अभी नहीं देखेंगे, वो आगे चल के हम देखेंगे, जो कि चौथा तरीका है ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस को डिजाइन करने का। और वो तरीका जो है वो चंद एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स के अंदर मौजूद है, हर एक आईडीई के अंदर वो मौजूद नहीं है। और वो तरीका जो है, जो चौथा तरीका है, वो नेटबीन्स आईडीई के अंदर जरूर मौजूद है। तो इसलिए हम उसको नेक्स्ट फिर आगे आने वाले जो लेक्चर्स होंगे हम उनके अंदर देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आई बिलीव कि आज की क्लास के लिए, आज के लेक्चर के लिए, इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना काफी है। आप इस प्रोग्राम की जो है वो प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको इन प्रोग्राम्स की समझ नहीं आएगी। खुद प्रैक्टिस करें तो इसकी आपको समझ आ जाएगी। तो आई बिलीव कि आप लोगों ने अभी तक जो है वो मेरे चैनल को, जिसका नाम कोड विद फैसल है, उसको ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली उसको सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को, अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं बाकी साथियों के साथ। कोई और आपका जानने वाला हो, कोई कजन हो, कोई फ्रेंड हो, किसी और यूनिवर्सिटी के अंदर एमएससी का, बीएससी का, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, बीएससीएस का, जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहा हो, और उसको अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो, तो आप उसके साथ भी ये वीडियो और ये इवन ये जो चैनल है और जो प्ले लिस्ट है, आप उसको उसके साथ भी शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो के ऊपर कमेंट्स कर लें और इस वीडियो को आप शेयर कर लें, ठीक है, और इस चैनल को लाजमी तौर पे, जिसका नाम कोड विद फैसल, इसको सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर इतना काफी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मजीद कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज।